हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली केंदुरकर और स्वागत है आप सभी का AICS दैट इज आदि इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आज की सीरीज के साथ। ये मेरा सेकंड लेक्चर है जहां पहले मैंने आपको बकायदा कंपैरेटिवली एनालिसिस कर दिया था कि 2019 के सिलेबस में और 2020 के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा बहुत ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है 2019 और 2020 के सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि हेल्थ एक्चुअल में हिस्ट्री में कब से चला आ रहा है। तो हमने देखा था 1943 में एक बोर्ड कमेटी अपॉइंट हुई थी, ओके। उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जो कि सारी रिकमेंडेशंस तो नहीं, बट इन 1952 कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया था। और आज का जो आप हेल्थ सिस्टम देखते हैं कहीं ना कहीं वो उसी पर बेस्ड है। तो उसने ट्रिगर एटलीस्ट कर दिया था हेल्थ सिस्टम को इंडिया में, ओके। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ऑब्वियसली हेल्दी सिटीजन, ओके। सो हेल्थ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ओके। इसीलिए इस चीज को कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। हमने फंडामेंटल राइट्स देखे जिसमें आर्टिकल 21 देखा, 23 देखा, 24 देखा, ओके। उसके बाद फिर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखे, प्रीएम्बल देखा, ओके। फिर हमने कहीं ना कहीं फेडरल सेटअप देखा, ओके। और फिर हमने पढ़ा कि हेल्थ जो है इट इज द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट लिस्ट, बट हाउ एक्चुअल में किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अधिकार है कि वो बकायदा हेल्थ इश्यूज पे पॉलिसीज बना सकती है। और ये कोविड-19 की सिचुएशन में सेंट्रल का जो रोल है हेल्थ स्टेटस को लेके या हेल्थ की पॉलिसीज को लेके काफी क्लियर हो रहा है। आप ऑब्वियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, तो निगाह तो आप भी जमा के रखे होंगे, है ना। तो प्लीज आप देखिए रोल, इंपॉर्टेंस समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्या इंपॉर्टेंस है। हमने बकायदा सारे क्लॉजेस, सारी एंट्रीज देखी, ये किस तरीके से फेडरल सेटअप में हेल्थ को रखा गया है। हमने कुछ ऐसे क्लॉजेस देखे जहां इनडायरेक्ट वे में हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी गई है। एक्चुअल में हम कह सकते हैं यूनियन लिस्ट में, देन स्टेट लिस्ट में डायरेक्टली है, और कंकरेंट लिस्ट में भी कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स है, ओके। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ की डेफिनेशन, कि हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ओके। अगर एग्जाम में हेल्थ की डेफिनेशन आ जाती है, इससे पहले प्रिवेंटिव क्योर की डेफिनेशन आई थिंक 2015 अराउंड पूछी गई थी कि डिफाइन प्रिवेंटिव हेल्थ, ओके। बट हो सकता है कि हेल्थ की भी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाए, तो आपको हेल्थ के डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको उठाऊंगी अपने सिस्टम से, क्योंकि हम इंडिया में पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं इसको आयुर्वेद से मैं रिलेट करना चाहूंगी, ओके। सो चरका और वाघभट्ट इन सूत्रस्थाना, ओके। सूत्रस्थाना में उन्होंने बताया है समदोषा समग्निश्चा, ओके, समधातु मलः प्रिया प्रसन्ना अतिमेन्द्रिया मनः स्वास्थ्य इति बिंदिते। सो ये जो श्लोक है वो कहीं ना कहीं अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये श्लोक जो है वो बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से एक्चुअल में हेल्थ को बता रहा है, हेल्थ को समझा रहा है। अगर आप क्या आप दोष के बारे में जानते हैं? दोष मीन्स व्हाट? दोष मीन्स वात पित्त कफ। आयुर्वेद में ये 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, ओके। अगर ये वात पित्त कफ में इक्विलिब्रियम है, ये त्रिदोष है ना, त्रिदोष बताए जाते हैं आयुर्वेद में। त्रिदोष में बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। पित्त जो है वो हमारा फायर एलिमेंट है, डाइजेस्टिव फायर है, ये भी बैलेंस स्टेट में होना चाहिए। धातु, ओके, धातु मींस टिश्यूज, ओके। टिश्यू और मल जो है, मल, ओके, मींस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी, दे शुड बी नॉर्मल स्टेट, ओके। और जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जो एक्चुअल में हमारे मोटर ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स जो कि सेंसस को रिसीव करते हैं, और मोटर ऑर्गन्स जो कि बकायदा ऑर्डर जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, ऑर्गन्स तक, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं कि हाउ टू बिहेव, अब आप कैसे बिहेव करोगे, ओके। वो पर्टिकुलर आपका जो ऑर्गन है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये हमारे यहाँ भी हमारी बॉडी में सेंसरी मोटर ऑर्गन्स दोनों होते हैं, माइंड, आत्मा, ये प्लीजेंट स्टेट में होनी चाहिए। और अगर ये सब चीजें हैं तो पर्सन हेल्दी है, इसी को हम स्वास्थ्य बोलेंगे। तो बकायदा आप हेल्थ को इस तरीके से समझा सकते हैं, ओके। वैसे आज के सिनेरियो में हम देखें तो इन प्रेजेंट
सिनेरियो देयर आर 3 डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। एक में बोला गया है हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इम्पेयरमेंट। ओके, तो अगर मैं बात करूं डिजीज मीन्स व्हाट? ईज मीन्स कंफर्ट, और जब कंफर्ट नहीं हो, आपकी ईज जो है वो कहीं ना कहीं डिस हो, मतलब आपकी ईज को अपसेंट हो। ओके, व्हेन देयर इज अ अपसेंट ऑफ ईज और देयर इज डिस्कंफर्ट, ओके, तो हम इस स्टेट को हम बोलेंगे हेल्थ नहीं बोलेंगे। ओके, इसको हम डिजीज कहते हैं। और हेल्थ क्या है? जब आप कंफर्ट लेवल में हो, ओके, और जब कोई इंपेयरमेंट भी नहीं हो, इन दोनों का एब्सेंस हो, तब हम क्या बोलेंगे? इसको हेल्थ बोलेंगे। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेमन डेफिनेशन है, हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इंपेयरमेंट। ओके, और हेल्थ को दूसरी तरीके से किस तरीके से बताया गया है? हेल्थ इज अ स्टेट दैट अलाउ द इंडिविजुअल टू एडिक्वेटली कोप अप विथ ऑल डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। तो अब ये कहां से हेल्थ को रिलेट कर रहा है आप देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अगर आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट हो तो ही तो आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और जब आप काम कर पाओगे तो मतलब आप इकोनॉमिकली कुछ काम कर रहे हो, आपको अर्निंग होगी, और जब अर्निंग होगी तो आपकी जो डेली लाइफ की नीड है क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आजकल यही नीड रही है कि डेटा चाहिए आपको, है ना, मोबाइल में डेटा होना चाहिए, ओके, बड़ी सी कार होनी चाहिए। ये डेली नीड्स ऑब्वियसली नहीं है। हमारी डेली नीड जो है फूड, ओके, एजुकेशन। आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जाके पढ़िए, उसमें सारी डेली नीड्स ये कि हाँ ये बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए, जिसमें डेफिनेटली हेल्दी फूड यानी बैलेंस डाइट आपको मिलनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, ओके, इसके अलावा आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, वो भी एक है ना, एक स्टैंडर्ड लेवल का एजुकेशन, ऐसा नहीं कि कैसा भी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए आप। ओके, तो ये बेसिक नीड्स बताई गई हैं, इन सब चीजों को, हेल्थ को आप एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ऐसी जब एक इंडिविजुअल जो है वो इतना अर्न कर लेता है कि वो अपनी डेली लाइफ को जो भी उसकी डिमांड्स उसको फुलफिल कर ले, तो उसको हम हेल्थ बोलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप उसको इनडायरेक्टली तरीके से देखें तो इंप्लाइंग ऑल्सो द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंपेयरमेंट, तो दोनों डेफिनेशन सम और लेस सेम है। तो ये फिजिकल एट्रीब्यूट को बता रही है। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे आए, मेडिकल डायग्नोसिस आए हैं, तो हो सकता है आज के सेंस में मेडिकल डायग्नोसिस के हिसाब से आपको कोई डिजीज हो, और अगर किसी डिजीज का डायग्नोस नहीं हो पाया हो, ओके, तो वो मेडिकल सेंस के हिसाब से वो डिजीज ही एग्जिस्ट नहीं करती हो सकता है ना। आजकल तो हम कितनी इमर्जिंग डिजीजेस देख रहे हैं, ओके, जिसको डॉक्टर पहचान ही ना पाए, उसको डॉक्टर क्या बताएगा। ओके, तो ये तो एक फिजिकल इसके हिसाब से बताई कि जितनी ज्यादा प्रोग्रेस होती जाएगी साइंस में, मेडिकल साइंस में, उतनी डिजीज हो सकता है निकल के चली आए, पता पड़ती चली जाए। ओके, अब ये लास्ट वाली डेफिनेशन देखिए, लास्ट वाली डेफिनेशन काफी अच्छी है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस and equilibrium that an individual has established within himself and between himself and his social and physical environment। तो ये डेफिनेशन काफी अच्छी, देखो इसमें भी क्या बताया, बैलेंस और इक्विलिब्रियम बताया है, किसके बीच में? खुद व्यक्ति के बीच में। ओके, मींस जो इंडिविजुअल है उसका बैलेंस होना चाहिए, उसका इक्विलिब्रियम होना चाहिए, किसके साथ? जिससे वो सराउंड कर रहा हो। ओके, जहां पर वो सराउंडिंग हो, किस किस चीजों से सराउंड कर सकता है वो? ऑब्वियसली फिजिकल एनवायरनमेंट उसको क्या क्या सराउंड करे। दो टाइप के फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा हो तो। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ओके, अगर मैं नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करूं तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? ऑब्वियसली सन, मतलब सनलाइट की बात करूं, ओके, रिवर्स है, मतलब वाटर है, एयर अराउंड, ओके, देन माउंटेन्स है, सॉइल है, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगी ना। मतलब बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स दोनों, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स कैसे एक दूसरे के साथ एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, सब फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो आदमी, जो इंसान खुद बनाता है, ह्यूमन, ओके, दिस इज द एनवायरनमेंट मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और या थोड़ा बहुत जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको अल्टर करके जो वो खुद बनाता है, तो इसके कंट्रोल में होता है। जैसे कि सिटी का एनवायरनमेंट, ओके, किसने बनाया? हमने बनाया। जैसे कि फॉरेस्ट अवेलेबल था, फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट है, बट अगर उसमें एग्रीकल्चर अगर हमने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो जहां पर वो रह रहा है, जिन चीजों से वो सराउंड कर रहा है, ओके, उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे? उस एनवायरनमेंट को हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि भैया इसमें इक्विलिब्रियम हो। ओके, कि आप कोई इंडिविजुअल हो जो उसके फिजिकल एनवायरनमेंट में
इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो, हम उसको हेल्थ कहेंगे। ठीक है, ये तो हुई 3 डेफिनेशंस जो अगर आपको याद नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हो। अगर 3 मार्कर में डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? चलो हम यहां देखते हैं कि आप क्या लिखोगे। आप सिंपल से एक WHO की डेफिनेशन लिखोगे, टफ नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ, अभी से लिख लो, रट लो, रटना ही पड़ेगा आपको, रटने के अलावा आपके पास कोई साधन ही नहीं है, समझ नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि डेफिनेशंस रटनी ही पड़ती। देखो जहां रटना है वहां रटना है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि नहीं इसको समझो, ओके, समझना तो है, बट यहां पर आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बना, तो जब भी कोई भी बॉडी बनती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो उसके सेट्स ऑफ रूल होते हैं कुछ, ओके, तो ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया, और उसमें फिर क्योंकि ये WHO किसके लिए काम करता है? हेल्थ सर्विसेज के लिए काम करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करता है, करता ही जा रहा है। 2000 का उनका एजेंडा भी था, आप देखो क्या लिखा हुआ है, 1977 विद द एडॉप्शन ऑफ WHO ग्लोबल स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000। अब तो डिकेड्स निकल गए, 2 डिकेड्स हो गए इस बात को। अब हमने वापस से इसको 2030 एजेंडा में ऐड कर लिया, मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ फॉर ऑल। अभी इसी साल आप देखिए ना, 2020 तक भी इंडिया में बोला गया था हेल्थ फॉर ऑल, ओके। तो इसके ऊपर मैं बात करती हूँ फॉर ऑल के ऊपर, थोड़ी सी मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाऊंगी इसके, लेकिन इसके पहले हम जरा डेफिनेशन तो समझ लें कि डेफिनेशन क्या दी है WHO ने इसकी, ओके। तो डेफिनेशन क्या दी है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इजी लगी डेफिनेशन? ठीक है, किसी की ऑब्वियसली ऐसे आईब्रोज अब ऐसे हो गई होंगी, कह रहे डेफिनेशन तो इजी नहीं है, नहीं, डेफिनेशन इजी है, याद तो करनी ही पड़ेगी ना बच्चों आपको, याद तो आप करिए इसको, देखो कितना इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ये सब चीजों को बैलेंस में करके चल रहा है, आप देखिए ना, फिजिकल भी बता रहा है, मेंटल भी बता रहा है, सोशल वेलबींग भी बता रहा है। ठीक है, फिजिकली फिट हो, मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो हम देख चुके हैं ना, आपके सारे ऑर्गन्स जो है बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपको किसी भी तरीके से कोई बीमारी नहीं, जिसको बीमारी में जनरली मेडिकल साइंस गिनता है, ओके। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बता दी, मतलब आप मेंटल स्टेटस भी आपकी हार्मोनी में हो। जैसे अभी एक कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा था, काफी लोगों ने सुसाइड किया। मैं यहाँ पे सुशांत सिंह की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो प्रूव ही नहीं हुआ है कि उन्होंने सुसाइड किया कि नहीं किया, मैंने भी देखा भी नहीं न्यूज में, ओके। मैं उस न्यूज से गो थ्रू भी नहीं हो रही हूँ जनरली, ओके। हम तो हमारे एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ओके। 2019 का मेंस निकालिए आप लोग, ओके। तो यहाँ पर मेंटल यानी साइकोलॉजिकल, तो आप खुद ही देखिए ना कि बहुत लोग ऐसे थे जिनकी जॉब्स चली गई, क्या किया उन्होंने, कहीं ना कहीं मुझे पता पड़ा, इवन मुझे ऐसे लोगों के बारे में पता पड़ा जिन्होंने सुसाइड किया जॉब जाने के बाद। तो मैं पूछती हूँ, क्या उन लोगों के पास इतना भी उन्होंने सेविंग करके नहीं रखा था कि वो 6 महीने साल भर खुद बैठ के खा सके, ओके। इतनी सेविंग जरूरी है। तो मेंटल आपकी एक्चुअल में सिचुएशन बिगड़ गई इस टाइम पर, और जिनके साइकोलॉजिकल एक्चुअल में हार्मोनी नहीं रही वो सुसाइड कर लेंगे, और जिनकी साइकोलॉजिकल हार्मोनी रहेगी वो इस सिचुएशन से फाइट करेंगे। आपको नहीं लगता ऐसे लोग बीमार हैं? ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है। ऑब्वियसली इसको भी WHO ने किस में रखा हुआ है, मेंटल इलनेस में रखा हुआ है, ओके। तो ये भी एक टाइप का हेल्थ का इंडिकेटर है। देन सोशल वेलबींग, मतलब आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी के साथ आपकी सोशल हार्मोनी, ये चीज है सोशल। ये वाली चीज जो हुई थी वो सुशांत सिंह के साथ हुई थी कि वो सोशल हार्मोनी नहीं रख पाए, शायद उनके साथ नहीं लोगों ने होने दी कि हाँ वो सोशली सबके साथ, क्योंकि उन्हें बॉयकॉट किया गया, जो भी किया गया, नेपोटिज्म जो भी आया था, मैं उस सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहूंगी, है ना। लेकिन हम यहाँ हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हम हेल्थ के ही बारे में पढ़ते हैं। आप इस डेफिनेशन को याद रखो, ये 3 जब चीजें याद रखोगे कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, क्या 3 कौन सी चीजें, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ओके। इसका ये मतलब नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी मींस फिजिकल और मेंटल इलनेस नहीं है, ओके। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। आप ये 3 चीजें याद रखिए कि अगर ये तीनों चीजें नहीं है, इसका मतलब पर्सन हेल्दी नहीं है, और ये तीनों चीजें हैं मतलब पर्सन हेल्दी है, ओके। तो यहाँ पे 2000 में बोला गया था हेल्थ फॉर ऑल, 2020 में फिर बोला गया, 2030 के एजेंडा में फिर डाला गया हेल्थ फॉर ऑल। देखो हम हेल्थ फॉर ऑल कब अचीव कर रहे हैं, हेल्थ फॉर ऑल का क्या मतलब है, आपको क्या मतलब लगता है हेल्थ फॉर ऑल? मतलब ये कि कोई भी डिजीज नहीं होगी, कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, ओके। देयर विल बी नो डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर
कोविड जैसी सिचुएशंस तो बार बार खड़ी होगी, फिर चाइना ने एक नया वायरस बना दिया, आए दिन कुछ ना कुछ तो मीडिया लाके खड़ा ही कर देता है, वापस से एक वायरस। ओके, सुना होगा ना आपने कि चाइना ने फिर एक वायरस बनाया। ओके, तो वायरस तो दिन ब दिन आए दिन बनते रहेंगे, कोई ना कोई, है ना, इबोला वायरस है, H1N1 वायरस है, स्वाइन फ्लू, जो भी है, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो तो कभी एब्सेंट नहीं होने वाली है। इसका फिर क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑल द टाइम, कि वो बिल्कुल देखेंगे सबको? नहीं, इसका ये मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सबको हेल्थ सर्विसेज इक्वली अप्रोचेबल, एक्सेसिबल हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये 2030 के एजेंडा में रखा गया है। तो आई थिंक आपको WHO के डेफिनेशन समझ में आई होगी। 3 मार्कर में आए तो आप अगर ये डेफिनेशन लिख के आते हो तो काफी अच्छी डेफिनेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हमेशा मैं आपको सजेस्ट, देखो आपके ऊपर है, बाकी मैं सजेस्ट करूंगी कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप लिखिए। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक और चीज हमें पढ़नी है यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो अब देख लेते हैं भैया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे कि हेल्थ अफेक्ट होती है। तो चलिए मुझे फटाफट बताइए कौन कौन से फैक्टर्स आपको लगते हैं कि ये हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बताइए तो जरा, कौन से फैक्टर्स आपको लगते हैं कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? क्या बताएंगे आप मुझे इस बारे में? तो पहला वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप बकायदा पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में बकायदा बताया गया कि हाँ ये चीज जो है वो हेल्थ है। तो पहला मैंने रखा है बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ओके, सबसे पहला फैक्टर्स ऑब्वियसली बायोलॉजी। अब बायोलॉजी आपकी काफी अफेक्ट करती है हेल्थ को। किस तरीके से? देखो, ओल्ड एज जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी एज ज्यादा होती है, ओल्ड एज पीपल, दे आर मोर प्रोन टू डिजीज, ज्यादा प्रोन होते हैं कि नहीं डिजीज से। तो और जो लोग, और मैं बात करूं यंग वंस की, एडोलेसेंट्स की, वो कम एक्चुअल में डिजीज से अफेक्ट होते हैं। तो अभी आप देखना कोविड-19 की सिचुएशन में बोला गया जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको बचा के रखा जाए, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है और ओवर द एज आपकी इम्यूनिटी कम भी होती जाती है। इसीलिए कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाए, और जो आपके घर में बड़े 60 ईयर्स के अबाव है उनको भी काफी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बाहर नहीं जाने दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें कोरोना होने का खतरा ज्यादा है। तो बायोलॉजी आपके अफेक्ट करती है। अब जेनेटिक्स किस तरह से अफेक्ट करती है? सिकल सेल एनीमिया के बारे में सुना है आपने? ओके, सिकल सेल एनीमिया से क्या होता है बताओ मुझे। तो सिकल सेल क्या है? डिजीज इज कॉमन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ का एक टाइप का। ओके, सो सिकल सेल इज अ कंडीशन दैट पीपल इनहेरिट व्हेन दे बोर्न। ओके, पेरेंट्स कैरी द जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया। ओके, जो वो सिकल सेल एनीमिया के लिए कैरी करते हैं, ये एक्चुअल में जीन्स को कैरी करते हैं, तो हर जो बच्चा होगा उसको भी कहीं ना कहीं सिकल सेल एनीमिया होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है आपने कि नहीं पढ़ी है? वर्ल्ड हिस्ट्री जो 2019 में ना उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी। ओके, और जो जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया होगा उन्होंने मुझसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो जोसेफिन और जार याद है? जार रशियन जार, ओके, जोसेफिन क्वीन ऑफ रशिया। ओके, वो सेकेंड वर्ल्ड अपने वर्ल्ड वॉर की बात है, फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है जब जोसेफिन और जार की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जोसेफिन और जो जार थे, ओके, जार निकोलस, उनका जो बच्चा था, जो राजकुमार था, उसको ये प्रॉब्लम थी। ओके, किसकी? हीमोफीलिया की प्रॉब्लम थी, जेनेटिक डिसऑर्डर था। सिकल सेल एनीमिया नहीं था, सॉरी, उसको हीमोफीलिया था। थैलेसीमिया क्या था? थैलेसीमिया भी एक ट्रांसफरेबल डिजीज है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हुए। अब एनवायरमेंट कैसे करता होगा? आपको क्या लगता है एनवायरमेंट का क्या रोल होता होगा किसी भी चीज में? बताओ मुझे। सो डिजीज, देखो एनवायरमेंट काफी बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा एक इंटरनल एनवायरमेंट होता है और एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है, ठीक है। इंटरनल एनवायरमेंट में क्या आ जाएंगे? अगर मैं बात करूं, इंटरनल एनवायरमेंट रिलेट टू ईच एंड एवरी टिश्यू, हर टिश्यू से रिलेटेड है, हर ऑर्गन से रिलेटेड है, हर बॉडी से, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है, और इनमें पूरी हार्मोनियस फंक्शन होनी चाहिए। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो कैसे पेट काम कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं, पेट काम नहीं कर रहा है ना, सिर्फ स्टमक काम नहीं कर रहा है, पूरा माउथ से लेके दांत भी होने चाहिए कि नहीं? बिना दांत के खाना नहीं चबा पाओगे, ठीक है। यहाँ पे अब सलाइवरी ग्लैंड्स होनी चाहिए, खाने का स्वाद ही नहीं आएगा, है ना। टंग होनी चाहिए मेस्टिकेट करने के लिए, उसको पूरी तरह से मूव करने के लिए। ओके, फिर ये इसोफेगस से होता हुआ वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, आपके मतलब आपके स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे। तो पूरा एक प्रोसेस है, मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं पढ़ा रही, सॉरी। ओके, तो वो हार्मोनियस फंक्शन में होने चाहिए। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आपके फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके सोसाइटी में रह रहे हो, आपको किस तरीके से जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपको सराउंड कर रहा है। तो एनवायरमेंट हैज अ डायरेक्ट influence on the physical, mental and social well-being of an individual। आया आपको समझ में? ठीक है। लाइफस्टाइल, हाँ, आजकल लाइफस्टाइल डिजीज बहुत हो गई, डायबिटीज,
एज अ लाइफस्टाइल डिजीज। डायबिटीज क्या है? वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आगे बात समझ में? क्यों भैया? आजकल हर कोई पिज्जा बर्गर ओके खूब मीठा खाते हैं, ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायबिटिक कैपिटल है इंडिया। इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है। हर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है। ये आंकड़े निकाल के देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी भी बकायदा, आगे हम पढ़ेंगे तो इसलिए मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी उसके बारे में, डायबिटीज के बारे में। सो इट मीन्स द वे पीपल लिव, इट इंक्लूड्स कल्चर, बिहेवियर, ओके, सो एंड ऑल्सो हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओके, अल्कोहलिज्म, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज में आएगा। अगर आप अल्कोहल एडिक्टेड हो या आप स्मोकिंग करते हो, आपको क्या लगता है आपको कैंसर नहीं होगा? लाइफस्टाइल डिजीज होगी। आप आराम से लेटे पड़े हो, ओके, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर आप पिज्जा बर्गर रोज डेली खा रहे हो, सारे जंक फूड्स आप ले रहे हो, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है। देख, हम बात करें फिर इनकम की, तो इनकम कहां पर इंक्लूड होगा? चलो बताओ, इनकम से कैसे अफेक्ट करते हैं? तो देखो, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास हेल्थ सर्विसेज ज्यादा इजीली अवेलेबल होती है। दो लाइफस्टाइल यहां पर काउंट करेगी, पर इफ यू आर हैविंग मनी, सो यू हैव ग्रेटर अप्रोच टू द हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, अगर सबको 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी याद होगा, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था? गैस लीक हो गई थी और जो एंटीडोट्स अवेलेबल थे वो अमीरों को ही अवेलेबल, कुछ एंटीडोट्स अवेलेबल थे। ओके, वो भी सबसे पहले हेल्थ केयर सर्विस किसको मिली? रिच पीपल को ही मिली। तो ऐसा हर जगह होता है। ओके, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप हेल्थ केयर सर्विसेज पे इजीली एक्सेसिबल कर पाओगे, पर जब आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है तो आपको जो है, आपके पास अगर कैंसर है और आपके पास पैसा नहीं है, यू हैव टू डाई। और क्या बोलते थे डॉक्टर? नहीं, पैसा नहीं है तो जमा करो। आपको जमा करना ही पड़ेगा, पैसा और नहीं है तो आपके लिए हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। वो सुपर क्वालिटी वाली हेल्थ सर्विसेज की बात कर रही हूँ। और इसके बाद है हाउसिंग की मैं बात करूं तो हाउसिंग भी अफेक्ट करेगी। अगर आप बहुत अच्छी जगह रह रहे हो जहां प्रॉपर सैनिटेशन है, आपका घर बहुत अच्छी जगह पे पूरी तरीके से सैनिटाइज्ड है, सीवर लाइंस प्रॉपर है, आप बहुत अच्छे से एक बहुत ही अच्छे एनवायरमेंट में वो हाउसिंग बनी हुई है, ओके, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ को अफेक्ट करेगी। एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं यहाँ पे फीमेल एजुकेशन की बात करूंगी। अगर आपकी मदर एजुकेटेड है ना, तो ऑब्वियसली वो फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। क्यों? क्योंकि उसको हेल्थ के बारे में पता है, उसको आने वाली बीमारियों के बारे में पता है। उन्हें पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन में मुझे मेरे घर को कैसे हेल्थ देनी, कैसे काढ़ा बना के पिलाना है। ओके, खूब काढ़े पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? हाँ, अच्छे खासे काढ़े पीने में आ ही रहे, सभी पी रहे हैं बैठ के। हल्दी वाला दूध पियो, हल्दी वाला पानी पियो, बस आजकल यही सब तो चल रहा है ना। और जब मदर ऑब्वियसली एजुकेटेड है तो वो ये सब चीजें पढ़ के, जान के कहीं ना कहीं अप्लीकेबल कर रही है इन चीजों को। ओके, तो फीमेल का एजुकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब आप एजुकेटेड होते हो तो आप काफी सारी चीजों से अवेयर होते हो, आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में पता होता है, आपको सैनिटेशन के बारे में पता होता है, खाना कैसे बनाना है, उसके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा जो एजुकेटेड नहीं होते और इवन एजुकेटेड होते, सो दे वॉश द वेजिटेबल्स ओके आफ्टर कटिंग। मैं आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, मैंने बहुत बार देखा है। ओके, तो उन्हें यही नहीं पता कि भैया कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन से कम आप ये चीजों को गेन करते हो कि आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करोगे। ओके, भले करे ना करे आपके हाथ में है ना, हर कोई एजुकेटेड है आजकल तो। देन न्यूट्रिशन लेवल भी काफी अफेक्ट करता है। देखो, न्यूट्रिशन लेवल काफी अफेक्ट करता है। तो किस तरीके से अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन लेवल? अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो तो ठीक है, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो तो राजा हो के भी आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इफ यू आर अ किंग ऑफ अ पैलेस, आपने सुना होगा एक किंग के बारे में कि एक राजा था जो खाना ही बराबर नहीं खाता था और वो कुपोषण के कारण मरा, मैल न्यूट्रिशन के कारण उसकी डेथ हुई। ओके, तो न्यूट्रिशन जो है, कहीं अगर आप बहुत अच्छा एक डाइट ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो आप अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीजेस से भी बचा रहे हो। इसके अलावा आप अपने को आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी बचा रहे हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है। इसके अलावा अगर बात करूं तो ऑक्यूपेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एम्प्लॉयड पीपल एंजॉय गुड हेल्थ। क्यों? क्योंकि अच्छी उनके पास जो वेल्थ है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमाने के बाद वो हैप्पी है, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ऑक्यूपेशन का। और सोशल एक्सक्लूजन, इंडिया में तो ये बहुत इजीली देखने को मिलता है। इसको सोशल एक्सक्लूजन होना चाहिए, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, या फिर इसको सोशो एक्सक्लूजन भी कह सकते हैं। ओके,
बट क्या होता है इंडिया में अगर हम देखें तो अगर आप देखो इधर इस साइड पे तो सिटी साइड पे कम देखने को मिलेगा, बट अगर आप विलेज साइड पे जाओगे तो ज्यादा देखने को मिलेगा। जो जिनको वो अनटचेबल्स मानते हैं, ओके, जिनको लोअर कास्ट माना जाता है, उनको गांव के कुएं से पानी भरने का भी अधिकार नहीं है। दे हैव टू मूव आउट, ओके, आउट ऑफ द विलेज कहीं पर बना होगा, उनके लिए प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशंस होगी कि भी नहीं। जो ज्यादा रिच लोग हैं उनके पास सारी सर्विसेज अवेलेबल है, और जो गरीब लोग हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी, दे हैव टू लिव एट द आउटस्कर्ट, और वो एक स्क्वाटर सेटलमेंट में रहते हैं, स्लम्स एरिया। आप देखो स्लम में जाके कैसी सिचुएशंस होती है, वो सोशली एक्सक्लूडेड ही द क्लास है कि उनके पास हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट इन हेल्थ, ऑब्वियसली एक कंट्री उसकी कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अभी सुना हमने इंडिया ने बना लिया कोविड का वैक्सीन, कोवैक्सीन, अगर आपने सुना होगा, मैं इस पे बकायदा एक वीडियो आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से किस किस कंट्रीज ने बनाई है, कितने टाइप की वैक्सीन होती है, क्योंकि इसमें हमें ये हेल्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में अब आपको इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हेल्थ में कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट हो जाता है, वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी जो आपके टॉपिक में दिया ही है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रशिया ने बना लिया, कह रहा है उसने तो ह्यूमन ट्रायल किया, एटीन्यूएटेड वैक्सीन का ट्रायल किया। ठीक है, दो टाइप के वैक्सीन होते हैं, एटीन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिव वैक्सीन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो एक कंट्री में कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्या कैंसर का पूरा इलाज पॉसिबल है, इतना डेवलपमेंट उन्होंने कर लिया है, या फिर कैंसर का इलाज पॉसिबल ही नहीं है। वो कंट्री ऐसी है कि अभी तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं हुए। तो डिपेंड करेगा ना वहां पे लोगों की हेल्थ कि भैया कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, कितनी डिजीज को ये ट्रीट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हेल्थ सर्विसेज, किस टाइप की हेल्थ सर्विसेज है, क्या सारी जो हेल्थ सर्विसेज बोली गई है, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज, ये दोनों प्रोवाइड की जा रही है, या सिर्फ क्यूरेटिव है, प्रिवेंटिव पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। बीमारी ना होने पे ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देन एक्सपोजर टू मास मीडिया एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मास, ये देखो आजकल हम मास मीडिया से एक्सपोज होके ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेस होके आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए, सोशल मीडिया, एफबी पे आप, मैंने देखा ये टिकटॉक बैन हो गया, लोग रो रहे हैं, है ना, लोग पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली अब उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन ही नहीं रहा, दूसरा ढूंढो। ठीक है, इसके अलावा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसका कितना एक्सपोजर है, आप क्या कितना उस चीजों को फॉलो किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन मैंने लास्ट में डाला हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये एक किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप जिस एरिया में रह रहे हो, क्या वहां से किसी दूरी पे जाने के लिए वेदर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल और नॉट। ओके, अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होगा, यू हैव टू गो बाय फुट, आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। ओके, और पैदल चल के आप कितने दिन जाओगे अपनी वर्किंग प्लेस तक, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, एक दिन आप बीमार पड़ जाओगे, फिर आप बीमार पड़ोगे, फिर आप बीमार पड़ोगे, फिर एक कंटिन्यूटी बनती चली जाएगी बीमार पड़ने की। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी को वो हैबिट हो जाएगी बार बार बीमार पड़ने की, तो यू विल नॉट रिमेन हेल्दी। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कहीं पर हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जैसे हमारे पास वो एक जननी, मुझे याद नहीं आ रहा है पर्टिकुलर, अभी नाम मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है उसका, पर बकायदा एम्बुलेंस सर्विसेज हमारे अवेलेबल है गाँव में, बाकी दूसरी जगह भी, जहां पर क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। पर जब लास्ट मंथ है, जब प्रेगनेंसी एक्चुअल में जब डिलीवरी का टाइम है, तो उस टाइम पे अगर आप कॉल करते हो तो वो बकायदा एम्बुलेंस जो है आपके दरवाजे पे आके खड़ी होगी, आपको हॉस्पिटल ले जाएगी और हॉस्पिटल से वापस घर भी छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बराबर अवेलेबल नहीं होती। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती कि गवर्नमेंट ऐसी कंडीशंस में इन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को अवेलेबल करवाए। तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की तरफ। तो ये आंसर्स बकायदा आप मुझे व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, मेरे पर्सनली मैं आपको इसका आंसर्स बताऊंगी। इसके अलावा आप चाहे तो मेरी टेलीग्राम लिंक पे भी इन आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो 3 मार्कर में आप देख सकते हैं डिफाइन हेल्थ, आप हेल्थ की डेफिनेशन बताइए। ओके, एंड देन 6 मार्कर्स में आप लिख सकते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, हाउ दे अफेक्ट हेल्थ। ओके, और 2020 की अगर आप तैयारी करें तो 5 मार्कर्स में आप इसको बकायदा बता सकते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड हाउ दे अफेक्ट हेल्थ, हेल्थ को वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है, जो 2019 और 20 की तैयारी करना चाहते हैं। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बकायदा अब नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।